बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये वही लेक्चर नंबर 4 है और इन चीज़ों पे हम बहस कर भी चुके थे। मैं आप लोगों को थोड़े से स्लाइड्स ये मैंने अपलोड भी किए हैं LMS पे। ये जो है ना इनका थोड़ा सा रिकेप कर देते हैं। ये देखिए, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होते हैं, ठीक। लेकिन आप लोगों का इस तरह पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें कवर नहीं हैं, तो इनको ज़रा रिकेप करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन, सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे और कितने किस्म के हम कह सकते हैं कि है, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस तरह आप लोग इससे वाकिफ़ हैं, आप लोगों को पता है, ये जो है ना हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर, ओके। और ये एनार्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो कि आई थिंक सो बियॉन्ड आई थिंक सो द नॉर्मल रूटीन, यानी इसमें जो डेटा वो फॉर एग्जांपल प्रोसेस करते हैं वो ज़्यादा होता है उसका मकदार, ठीक। और सपोर्ट मेनी यूज़र कंकरेंट ऑपरेशन एंड स्केजुलिंग, ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके जितने भी फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स है या एप्लीकेशन है यूज़र्स के, उसको फुलफ़िल करे, चाहे वो वर्ड प्रोसेसर हो, स्प्रेडशीट हो, मीडिया प्लेयर्स हो, ओके। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़मरे में आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल एंड्रॉयड भी है, ठीक। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके जितनी भी एप्स है या डेस्कटॉप बेस है या मोबाइल बेस, ये सारे आ जाते हैं। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स, ओके। All scientific activities including novel algorithms, strategies and improved tools and techniques to solve scientific and engineering issues, ये जो है ना इसकी छतरी के नीचे आ जाते हैं, ओके। Innovative and ambitious scientific adventure like CERN and Curiosity project to Mars by NASA all need latest and improved software to save time and cost, ठीक। तो ये जो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल इस्तेमाल होते हैं, ये इंजीनियरिंग और साइंटिफिक के छतरी के नीचे आ जाते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जिसको आप एक ही चिप पे वहाँ पे एम्बेड कर देते हैं, उसके साथ ही कंपनी से आ जाते हैं, ठीक। यानी उसको आप उस चिप के लाइफ टाइम, यानी अभी तो इम्प्रूव टेक्निक है, इस तरह तो नहीं कह सकते कि चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके साथ ही आ जाता है, उसको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। अभी तो रीप्रोग्राम भी पॉसिबल हुआ होगा, ठीक। जो चिप्स है, प्रोसेसर है, स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कई ऑब्जर्व भी किए होंगे, मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर का चिप है, इसी तरह मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर्स में होते हैं, आपके जो ऑयल स्टेशन है या गैस स्टेशन, ठीक, जो पंप वगैरह है उस पर जो पेट्रोल वगैरह की मकदार को इस्तेमाल करते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम्स, ओके। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन में प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पर लेट से मशरूब की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, ठीक, और फॉर एग्जांपल कॉटन की इंडस्ट्री है, तो ये जो है ना प्रोडक्ट लाइन में आ जाते हैं। इसमें एक ख़ास मकदार की ज़रूरत होती है हर एक प्रोडक्ट की, तो वो जो है ना सॉफ्टवेयर से हम करवाते हैं, ठीक। या वेब एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा वेब एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जो HTTP प्रोटोकॉल बेस हैं, ठीक, जिसको आप वेब पे रन करते हैं, ठीक। ये क्यों इतने ज़्यादा है? क्योंकि वेब इज़ एन इंटीमेट पार्ट ऑफ और लाइफ। ह्यूमंस की ये मजबूरी है कि वो आपस में कनेक्ट है, तो इसके लिए इंटरनेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर वो इंटरनेट आम लोगों के इस्तेमाल में नहीं था, तो उसको इस पर वर्ल्ड वाइड वेब का जाल डाल दिया। अभी वर्ल्ड वाइड वेब बेस पे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो वेब एप्लीकेशन में आ जाते हैं, और ये 80 to 90% कुछ रिसर्चर इसको क्लेम करते हैं। ई कामर्स एप्लीकेशन है, ई कामर्स भी अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो सारे वेब पे ही बेस है, जितनी भी है, ईबे है, अमेज़ॉन है, आप लोगों का इधर दराज वगैरह है, ये सारे क्या है, वेब पे ही बेस हैं। तो ये इस तरह सब कैटेगरी ऑफ वेब एप्लीकेशन, लेकिन ये एक अलग डोमेन इसलिए है कि आप अंदाज़ा लगाए इस पर कितना कारोबार वगैरह हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे कहते हैं। यानी अगर आप किसी मशीन में
ह्यूमन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस तरह कैपेबिलिटी आई थिंक सो इनेबल करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या ह्यूमन से बियॉन्ड जितनी भी इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनकी इस तरह कोई खसूसियत हो, वो अगर आप किसी मशीन में, किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में इनेबल करें तो वो क्या हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। और ज़ाहिरी बात है सॉफ्टवेयर में ये काम हम करते हैं। ठीक। जो इंटेलिजेंस आई थिंक ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही आप कंप्यूटर सिस्टम में इनेबल कर सकते हैं। तो इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर है उसको हम एआई सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक। थ्योरी इम्प्रूविंग पैटर्न रिकग्निशन बला है, एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, इसको स्वाम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और ये जो फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है, इसके इससे रिलेवेंट जो फॉर एग्जांपल अलगोरिथम है, फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क्स है, तो वो जो है ना बेपनाह है, इसका स्कोप इंतहाई वाइड है। ठीक। अच्छा, ये देखिए सॉफ्टवेयर की जो नीड फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा हो गई। ठीक। वो आम आदमी, अभी कंप्यूटर सिस्टम आम आदमी के हाथ में भी है, और अभी तो मोबाइल फ़ोन आ गए, उनकी एप्लीकेशन और डेस्कटॉप की एप्लीकेशन। तो ये जो है ना, इसको ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माहिरीन, अच्छे माहिरीन, और कास्ट भी रिड्यूस हो, और हम जो मार्केट डिमांड है उसको भी फुलफ़िल करें। इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये 3 अहम इस तरह कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ये मुतारिफ़ किए। और यही 3 आप अभी ऑब्ज़र्व करें, ये जो है ना अपने इर्द गिर्द जो आपके सॉफ्टवेयर की नीड्स है, यही 3 जो बेसिक, ये जो शहराफाक जो माइलस्टोन्स हैं, यही इसको फुलफ़िल करते हैं। ऊपर जो लिखा है ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग, ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए उसको आप ओपन करें टू द वर्ल्ड। जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है, उसमें हर एक ने फॉर एग्जांपल अपनी बिड दी होती है कि मुझे ये कि इस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ये लोगो चाहिए, मुझे ये वेबसाइट चाहिए। तो ये क्या है, ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग। कि दुनिया भर के माहिरीन और उनका आई थिंक सो फिर वो आप ख़ुद कैलकुलेट करें कि कौन सा मेरे लिए मुनासिब है। इसी तरह जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके आसपास भी है, मिसाल के तौर पर ये सारे ओपन सोर्स जितनी भी एप्लीकेशन है, जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग के बेस पे ही है। ठीक। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें। मिसाल के तौर पर आपका PHP है, आपका जावा है, ये ओपन सोर्स सिस्टम्स है, लिनक्स है। ठीक। तो इस पे दुनिया भर के माहिरीन मिल बैठ के इसको जो है ना आगे बढ़ाते हैं और इसको डेवलप करते हैं। ठीक। आपके जो सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल ट्विटर और फेसबुक, ये तो खैर कंपनीज है, प्रोप्राइटरी है, किसी की मलकियत है, लेकिन इसके बेपनाह एप्स देखिए, ट्विटर पे जो एप्स काम करते हैं या फेसबुक की जो अपनी एप्लीकेशन है अंदर, उस पर एडवर्टीजमेंट हो, फलां फलां पेमेंट वगैरह। ठीक। फेस रिकग्निशन, और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं वो रिकग्नाइज करना, ये सारे ये ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग का फ्रूट है। अब पूरी दुनिया के माहिरीन काम करते हैं और उनके लिए ये एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर वो उसमें से जो बेस्ट वन है वो सिलेक्ट करते हैं। नेट सोर्सिंग का क्या मतलब, मिसाल के तौर पर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप वर्ल्ड वाइड वेब से इजीली, या तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम अपडेट होगा या आप उसको डाउनलोड करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक। कोई CD वगैरह, डाक वगैरह, नॉर्मल जो डाक है उससे नहीं मंगाते। या फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्डर प्लेस करें कि जी वर्ल्ड वाइड वेब पे ही अगर आप ऑर्डर प्लेस करें कि जी मुझे ये फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप चाहिए, या मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए, और वो 1 महीने बाद फॉर एग्जांपल मौसूल हो जाए या 1 दिन बाद, इस तरह नहीं है। जो भी आपको चाहिए फ़ौरन ही, अगर आपके साथ इंटरनेट है, नेट सोर्सिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये है। ठीक। कि रियल टाइम पे आपको हर एक किस्म का सॉफ्टवेयर मुहैया होता है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि फ्री ऑफ कास्ट, रियल क्वालिटी, और रियल टाइम पे। ठीक है ना, ये क्या है, ओपन सोर्स कंप्यूटिंग है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है, बहुत सारे अदर एप्लीकेशन है जो कि
ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स कि किसी की ذاتی ملکیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپریٹنگ سسٹمز میں لینکس ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. اس طرح آپ لوگ بھی ایز این ایکسرسائز ذرا ڈھونڈیں کہ کون کون سے آپریٹنگ سسٹمز کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو جو کسی کی ملکیت نہیں ہو، کوئی بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہو یا سسٹم سافٹ ویئر ہو، وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوپن سورس. ٹھیک. لیگیسی آف سافٹ ویئر، مثال کے طور پر ایک سافٹ ویئر ہے ونڈو 3 اور 97 پھر 98 پھر جو ہے نا ایکس پی اور اس طرح آتا گیا ابھی ونڈو 8 اور 10 اور 7. ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایک ورثہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو ہے نا اس لیگیسی آف سافٹ ویئر میں یہ ٹاپک ڈسکس ہے کہ یہ جو ایولیوشن ہے آف سافٹ ویئر یہ مشکل بھی ہے اور یہ مہنگا بھی ہے. ٹھیک. لیکن کبھی کبھار ہم اس کو کر لیتے ہیں، کبھی کبھار نہیں کرتے. جب فار ایگزامپل ونڈو کو ہم ونڈو 3 سے ونڈو 10 تک لے آئے تو اس میں کچھ ہماری فار ایگزامپل جو نیڈز ہے یا یہ ایک چیز چل پڑتی ہیں مثال کے طور پر، تو وہ جو ہے نا ہم اس کو آگے لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو فار ایگزامپل جو جی ایس ایم ٹیکنالوجی ہے سیلولر، اس طرح بہت سارے ٹیکنالوجیز بن گئے اور وہ آبسلیٹ ہو گئے. ٹھیک. ابھی جی ایس ایم ٹیکنالوجی اس کے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں، ٹھیک، یہ سافٹ ویئر بیس پہ ہی کام کرتے ہیں نا. موبائل کمیونیکیشن اس کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ابھی 5th جنریشن پہ آ گیا، 4th اینڈ 5th جنریشن، اور کچھ اس طرح ٹیکنالوجیز ہے کہ وہ آلموسٹ آبسلیٹ ختم ہو گئے. ٹھیک. تو یہ جو ہے نا کیوں آبسلیٹ ہو گئے؟ وہ کمپیٹ نہیں کر سکے، انہوں نے کمپیٹ کیا جو رہ گئے. ٹھیک. تو یہ چیز ہے. لیگیسی سسٹم آفن ایوالو فرام ون اور مور آف دا فالوئنگ ریزن. یعنی یا تو سافٹ ویئر کو ہم ختم کر دیتے ہیں، یہ جو بچ جاتے ہیں یہ کیوں فار ایگزامپل بچ جاتے ہیں، اس کے یہ سیدھا نکات ہیں. must be adapted to meet the need of new computing environment or ٹیکنالوجی. اگر وہ اڈاپٹیشن نہ کرے، اڈاپٹیشن مین مثال کے طور پر آپ کہیں چلے جائیں، اپنا گھر شفٹ کرے، یا فار ایگزامپل ہاسٹل آ جائے تو ہاسٹل کے ماحول جدا، گھر کا ماحول جدا. تو ہاسٹل میں اڈاپٹیشن مین آپ نے وہاں پہ اڈاپٹیشن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. کہ سافٹ ویئر اڈاپٹ ہو جائے جو نئے ہارڈ ویئر مشینز ہے اس میں، تو پھر سافٹ ویئر کو آپ ایوالو کر سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر مسٹ بی انہینس ٹو امپلیمنٹ نیو بزنس ریکوائرمنٹ. اگر یہ نہیں ہے یہ ریزن تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ سافٹ ویئر وہ رہ جائے. ٹھیک. وہ اس کو ہم متروک کر دیتے ہیں. ٹھیک. The software must be extended to make it interoperable with other more modern system or databases. یعنی انٹرآپریبلٹی اس میں ہونی چاہیے دوسرے سافٹ ویئر میں اور دوسرے ڈیٹا بیسز میں. ٹھیک. The software must be re-architected to make it viable within network environment. ٹھیک. کہ یہ جو ہے نا اس کو دوبارہ سے آرکیٹیکچر کو دوبارہ ریویو کر دیتے ہیں، اس میں چینجز کر دیتے ہیں، اور وہ جو فار ایگزامپل نیا جو انوائرمنٹ ہے، ظاہری بات ہے نیٹورک انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر نیٹورک بھی امپروو ہوتا رہتا ہے دا پیسج آف ٹائم. ٹھیک. کنیکٹیوٹی کے لیے جو ڈیوائسز ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو سافٹ ویئر تب ہی سروائیو کر سکتا ہے اور تب ہی فار ایگزامپل رہ جاتا ہے جب اس میں یہ خصوصیت ہو. ٹھیک. اچھا، یہ جو ہم ابھی اپلیکیشن ڈومین پڑھ رہے تھے، اس میں ویب اپلیکیشن بھی ایک ٹاپک تھا. میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ 80 to 90% ہے، تو کیوں ہیں؟ ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہے اتنے زیادہ؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کا فطرت اور ان کا جو طریقہ کار ہے یا ان کے لیے جو ٹیکنالوجیز ہے وہ باقی جتنے بھی سافٹ ویئر ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. تو یہ یونیک نیچر، یونیک ہی نہیں، منفرد نیچر آف ویب اپلیکیشن. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب HTTP BSP ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس کے لیے ایڈوانس سوفسٹیکیٹڈ ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو ہے نا انٹیگریشن ود کارپوریٹ ڈیٹا بیسز اینڈ بزنس اپلیکیشن یوزنگ ایڈوانس ٹول اینڈ ٹیکنالوجی میں فردر انکریز اٹس امپارٹنٹ. ٹھیک.
یہ جو ہے نا 11 ریزن ہے، 11 ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹریبیوٹ ہے ویب اپلیکیشن، یونیک نیچر ہے، ٹھیک، یعنی یونیک فیچرز ہم کہہ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک انٹینسیو، یعنی اگر انٹرنیٹ ہے آپ کے ساتھ تو یہ کام کریں گے، اگر نہیں ہے تو کام نہیں کریں گے۔ جتنا فاسٹ ہوگا اتنی ہی سافٹ ویئر کی پرفارمنس بہتر، جتنا سلو ہوگا اس کی، یعنی پوری طرح اس پہ ڈپینڈ ہے، ٹھیک۔ کنکرنٹ ہے، بہت سارے یوزر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ ابھی خود اندازہ لگائے جو آپ لوگوں کے سوشل میڈیا ایپ ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس پہ کتنے یوزر، ملین اینڈ بلین آف یوزر ایٹ اے ٹائم آئی تھنک سو کنیکٹ رہتے ہیں۔ آپ کا جی میل ہے فار ایگزامپل، ٹھیک، تو وہ آپ کو نہیں کہتے کہ جی میل ابھی بزی ہے اور 1-2 گھنٹے یا 1 دن صبر کرے، ٹھیک۔ انپریڈکٹیبل لوڈ، کوئی پتہ نہیں کتنے یوزر ہے، کتنا ڈیٹا ایٹ اے ٹائم سینڈ کر رہے ہیں، کتنے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل فیس بک یا ٹویٹر پہ، کوئی پتہ نہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے نا اس کا یہ مطلب ہے پرفارمنس مینس کہ جو اس کے اپنے گولز ہے اس کو اچیو کرے بس، ٹھیک، یعنی ایفیشینٹ اور افیکٹو ہو، ٹھیک۔ یوزر تو انتظار تو نہیں کر سکتا، اس کو امیجیٹلی چیز چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے نا پرفارمنس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے سلائڈ شیئر کرتا ہوں جو کہ پریویس لیکچر نمبر 5 تھا، ٹھیک، تو اس میں مزید اس کی یونیک نیچر پہ بحث کرتے ہیں۔